स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स का जो पहला यूनिट है उसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। आज हम लोग फिजिकल वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू यू नो व्हाट इज फिजिकल वर्ड? फिजिकल वर्ड इज द वर्ड अराउंड अस इन विच वी स्टडी समथिंग बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन। फिजिकल वर्ल्ड हमारे चारों तरफ की वह दुनिया है, इसको हम लोग फिजिक्स की दुनिया भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से कुछ छू करके, देख करके और कई गतिविधियों से हम लोग नॉलेज को अचीव करते हैं। अभी तक हम लोग क्लास 10th में साइंस पढ़ते थे। साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होता था, लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में आप लोगों को फिजिक्स के लिए एक अलग सब्जेक्ट अलॉट है। 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो चलिए हम लोग फिजिकल वर्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। तो फिजिकल वर्ड हमारे चारों तरफ की वह दुनिया है जिसमें हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जान लें। साइंस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, व्हाट इज साइंस, पहले कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट वेरियस फिनोमिना विच इज ऑब्टेन्ड बाय कीन ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड एक्यूरेट रीजनिंग। जैसे यहाँ पर लिखा है, साइंस सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसको हम लोग किसी फिनोमेना का के लिए नॉलेज होगा, ये वेरियस फिनोमेना के लिए हम लोग सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन करेंगे। उसके पीछे कुछ स्टेप्स होंगे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हम लोग अचीव करते हैं। उन स्टेप्स को साइंटिफिक मेथड्स भी बोलते हैं। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो साइंस की हमारी दो ब्रांचेज हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस? बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसका एग्जाम्पल जैसे बॉटनी, जूलॉजी, एटसेट्रा। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी फिजिकल साइंस के ही अंतर्गत हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमें फिजिक्स की स्टडी करनी है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स के द्वारा हम लोग नेचर में जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश क्यों नीला दिखाई पड़ता है, इसके पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, फिजिक्स की फिनोमिना हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे टिमटिमाते हैं, हम लोग देखते हैं, उसके पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रेनबो हम लोग देखते हैं, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है आकाश में। रेनबो के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? रेनबो के पीछे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, तीन चीज़ें बिलोंग करती हैं। ऐसे ही अनगिनत घटनाएं नेचर में होती रहती हैं, उन सब की स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिस्ट लॉ को बनाने के लिए जिस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करते हैं उसी को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हमें एक एक करके समझ लेना चाहिए। तो नंबर 1 स्टेप है हमारा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, तो कभी भी अगर साइंस की पीछे की जो लॉज हैं अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो जो भी साइंटिस्ट हुए हैं वो सबसे पहले उनके अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ऑब्जर्वेशन है। तो आपको ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे
न्यूटन अपने गार्डन में बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा एप्पल नीचे गिरता है, तो जनरल पर्सन होता तो चाय पीता रहता, लेकिन न्यूटन ने उसको सोचा, सोच करके उन्होंने ये सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहली क्वालिटी है साइंटिस्ट के लिए। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या साइंस के लॉ को डेवलप करना है तो सबसे पहली क्वालिटी है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। आपने जब ऑब्जर्व कर लिया किसी चीज़ को तो उसे हम लैब में जा करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में राइट डिफरेंट क्वांटिटीज एंड फाइंड सुटेबल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। सपोज करिए न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ को प्रूफ किया था। जब उन्होंने देखा एप्पल नीचे गिर रहा है तो जा करके लैब में उन्होंने सोचा कि जो एप्पल गिरता है इसका उसमें कोई मास है, और अर्थ में भी मास है, तो मास को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। बड़े बड़े मासेस को लिया, उसको करीब रखा, तो देखा कि ये दोनों मास भी आपस में अट्रैक्ट करते थे। तो उन्होंने मास, कौन सी क्वांटिटी यहां पर आई, मास। फिर उन्होंने डिस्टेंस देखा, इसके बीच की डिस्टेंस को ज्यादा कर देने से, इस आर को अगर ज्यादा कर देते थे तो इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो कम हो जाता था। तो इस तरह से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, लैब में जा करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्वांटिटी को ढूंढते हैं, कौन सी क्वांटिटी इस फिनोमेना के लिए। जैसे यहाँ पर कोई भी बॉडी नीचे अर्थ की तरफ गिर रही है तो उसके लिए, उस फिनोमेना के लिए मेनली दो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, मास और उनके बीच की डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्या करने से क्या होता है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे यहां पर जब हम बड़े बड़े मास को ले आते हैं, डिस्टेंस कम रखते हैं, तो फोर्स ज्यादा लगता है। मास छोटा रहता है, डिस्टेंस अगर उतनी ही है जितनी डिस्टेंस हमने यहां लिया था बड़े मास के लिए, फोर्स कम हो जाता है। तो यहां पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव का मतलब कि हम लोग क्या करने से, जैसे यहां पर मास बड़ा रखने से, डिस्टेंस कम करने से फोर्स ज्यादा लगता है। मास अगर कम हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो फोर्स कम लगता था, अट्रैक्टिव फोर्स। तो कितना कम लगता है फोर्स, कितना ज्यादा लगता है, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्या करने से क्या होता है और उसका क्या रिजल्ट है, फिर कितना रिजल्ट आ रहा है, उसको क्वांटिफाई भी करते, कितना फोर्स लग रहा है, कितना कम या कितना ज्यादा, कितना मास है, बड़े बड़े मास हैं तो कितने मास हैं, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, उसको कैलकुलेट करके क्वांटिफाई करते हैं। उससे हमको वैलिड और इनवैलिड डाटा मिलते हैं। अब उन्हीं डाटा के आधार पर जो डाटा हमको मिलता है उसी से हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है फार्मूला बनाना, मेकिंग द फार्मूला। तो फार्मूला बनाते हैं, जैसे न्यूटन ने फार्मूला बनाया F = G(m1m2/r²), ये उन्होंने फार्मूला बनाया। अब इस फार्मूले से प्रेडिक्शन किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है। कैसे पता चलेगा हमारा ये फार्मूला सही है, तो यहां पर जैसे 2 kg का मास लिया, एक 3 kg का मास लिया,
डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर रखा, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करके जो फोर्स आया इसी को जा करके लैब में एक्सपेरिमेंट किया। अगर वही फोर्स वहां आता है, इसका मतलब हमारा प्रेडिक्शन सही है और हमारी थ्योरी वेरीफाई हो गई। और अगर ऐसा ना होता तो ये फार्मूला फेल हो जाता, फाल्सीफाई हो जाता। ये पहली बार में ही कोई जरूरी नहीं न्यूटन ने इस फार्मूले को बना दिया था, हो सकता है इसके पहले उन्होंने बनाया रहा हो Gm1 + m2 अपान r3, उसको प्रिडिक्शन किया हो उन्होंने, फिर लैब में गए होंगे, वहां पर गलत हुआ होगा। फिर से अगर थ्योरी गलत हो जाती है तो फिर से फर्स्ट स्टेप से फिर से ऑब्जर्वेशन, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करना पड़ता है साइंटिस्ट को। फिर प्रिडिक्शन करेंगे और फिर जाकर के अगर वेरीफाई हो गया, प्रिडिक्शन सही हो गया, तो वो लॉ वेरीफाई हो जाता है, वो थ्योरी वेरीफाई हो जाती है और वो लॉ बन जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे न्यूटन ने साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला बनाया। उन्होंने फार्मूला बनाया तो वहां पर न्यूटन ने जो बनाया था उससे जो रिजल्ट आता था 280 मीटर पर सेकेंड, उन्होंने वहां पर v = √k आइसोथर्मल अपान रो फार्मूला यूज किया था। k क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, रो डेंसिटी, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वहां पर उन्होंने आइसोथर्मल कॉन्सेप्ट लिया था। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जब उन्होंने वेलोसिटी निकाली थी साउंड की, तो वो 280 मीटर पर सेकेंड आया था। इसको जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे 331 मीटर पर सेकेंड आता था। तो लगभग नियर अबाउट 15% का एरर आया। तो न्यूटन्स की ये थ्योरी फेल हो गई। फिर बाद में लैपलास आए, लैपलास ने इसमें करेक्शन किया। उन्होंने क्या बताया कि जो आपका ये बल्क मॉडुलस आप यहाँ यूज कर रहे हैं गैस के लिए, तो के आइसोथर्मल ना होकर के वो एडियाबैटिक है। तो जब उन्होंने इसको एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट से किया तो वेलोसिटी नियर अबाउट 331 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइंटिस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करके लॉ बनाते हैं। तो ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोगों को भी क्लास 11th में ये चैप्टर एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड हमारे मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 मार्क्स का फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट आता है, लेकिन इस चैप्टर से हमें फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट बनता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरेस्ट के लिए। ओके, इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का क्या मतलब है आपको समझते हैं? स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का स्कोप कितना है। फिजिक्स का स्कोप बहुत ब्रॉड है। जनरल लैंग्वेज में हम लोग स्कोप का क्या मतलब समझते हैं? जैसे अभी आप 12th करके निकलेंगे, जब बीटेक करेंगे तो उस समय आप सोचेंगे कि मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करूं, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करूं, कि इलेक्ट्रिकल से करूं। तो वहाँ पर सोचते हैं कि आप किस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, किस ब्रांच का कितना स्कोप है। कहते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो सदाबहार ट्रेड है, मतलब इसका स्कोप हमेशा रहता है। कभी कंप्यूटर साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से स्कोप का अर्थ ये है फिजिक्स के लिए कि हम कितनी छोटी से छोटी चीज़ और कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मेनली फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग 2 डोमेन में इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट डोमेन है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पर। उसके बाद आपका आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटम लेवल पर, छोटी जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं।
माइक्रो में जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन को क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और माइक्रोस्कोपिक डोमेन को क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, माइक्रोस्कोपिक डोमेन हमारा पहला है एरिया ऑफ नॉलेज। स्कोप का मतलब हम कहाँ कहाँ से फिजिक्स की नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब विच इज बिग, बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना। इंक्लूड्स फिनोमिना एट टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब ग्राउंड पर, अर्थ पर दूर दूर तक जो चीज़ें हम देखते हैं वो टेरेस्ट्रियल स्केल्स में आती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स का मतलब प्लैनेट्स, जैसे आकाश में दूर चीज़ों को देखने के लिए स्टार्स, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, छोटी से छोटी चीज़ों की स्टडी करने के लिए। मेजोस्कोपिक डोमेन इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है उसको हम लोग मेजोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। डील्स विद फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स को लेकर के जो हम लोग स्टडी करते हैं वो मेजोस्कोपिक डोमेन में है। इसी तरह क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। इस तरह हम देखते हैं फिजिक्स में हम लोग बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब फिजिक्स का स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसी तरह से हम अगर लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो मास के लिए जो रेंज है हमारी स्टडी का वो है 10⁻³ kg टू 10⁻55 kg। देखिए 10⁻³ kg बहुत कम मास है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड 10⁻55 kg मास ऑफ यूनिवर्स, मतलब छोटे से छोटे मास और बड़े से बड़े मास। तो कितना हमारा स्कोप बड़ा है। लेंथ के लिए रेंज है 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। 10⁻14 मीटर क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। 10⁻26 मीटर साइज ऑफ यूनिवर्स। इसी तरह टाइम के लिए, टाइम की रेंज है हमारी 10⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड। 10⁻22 सेकेंड क्या है? टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है न्यूक्लियस को क्रॉस करने के लिए 10⁻22 सेकेंड। एंड लाइफ ऑफ सन 10⁻18 सेकेंड। बहुत बड़ा टाइम है, इसको छोटा मत समझिए। इस तरह हम देखते हैं फिजिक्स के लिए हमारे पास पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड हमारे रेंज ऑफ नॉलेज में है, कहीं से भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू तीनों डोमेन को। ओके, इसको नोट कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैटर देखते हैं पे चारों तरफ, मैटर मैटर हम लोग देखते हैं, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आएगा। माइक्रोस्कोपिक बड़ी चीज है। फिर मैटर किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम्स। एटम्स न्यूक्लियस से। तो हमारा मैटर माइक्रोस्कोपिक डोमेन, एंड यहां से यहां तक का ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में इसको हम लोग स्टडी करते हैं।
और इसके बीच की जो यही रेंज है इसी को हम लोग मेजोस्कोपिक डोमेन बोलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं फिजिक्स में पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का बहुत स्कोप है, इसलिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने से क्या एक्साइटमेंट होता है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स का जो रेंज है पढ़ने का, 3 डोमेन में हमने पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड मेजोस्कोपिक। मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब पूरा यूनिवर्स फिजिक्स की रेंज में है। तो इस तरह जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट आ गया तो बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, एक्साइटमेंट बहुत आता है। जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, सबसे रियल लाइफ में आप देखिए मोबाइल आपके पास है, आप मोबाइल कई लोगों के पास है, सबके पास मोबाइल है। मान लीजिए 1000 लोग मोबाइल लिए हुए हैं एक साथ, और आप एक नंबर डायल करते हैं, उन 1000 लोगों के बीच में वही मोबाइल रिंग करती है और 999 मोबाइल रिंग नहीं करती हैं। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों होता है। अगर इसको आप सोचते हैं, फिजिक्स सोचने का सब्जेक्ट है, अगर आप फिजिक्स में सोचना शुरू कर दिए तो फिजिक्स आपको आ जाएगी। फिजिक्स में थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको हर चीज़ के पीछे सोचना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। वही एक मोबाइल क्यों रिंग करी और बाकी मोबाइल में रिंग नहीं बजा। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग क्लास 12 से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ऐसा होता है, इसकी पूरी एक कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स के एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में देखिए 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है। कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटरेस्टिंग तो वहाँ पर हमें बहुत एक्साइटमेंट आता है। जैसे आजकल बहुत सारे स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब है, वहाँ पर आप जाते हैं, डिफरेंट तरह के रोबोट्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें आप आईसी से, चिप लेवल की भी आजकल प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, तो कितना एक्साइटमेंट आता है। वेरी एक्साइटमेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग सीक्रेट्स ऑफ नेचर। जब हम सीक्रेट्स ऑफ नेचर को डिस्कवर करते हैं, जैसे स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करते हैं। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स, डिस्कवरिंग सीक्रेट्स ऑफ नेचर जब देखते हैं, नेचर को हम लोग जब देखते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। जब लॉज हम जो पढ़ते हैं उनको जब हम प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ से भी हमें बहुत एक्साइटमेंट मिलता है। जैसे EMI एक टॉपिक है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स बनाते हैं। मोटर्स का यूज़ करके हम लोग देखिए पंप बन रहे हैं। अगर पंप का यूज़ ना करते तो आप कई मंजिलों तक पानी नहीं चढ़ा सकते थे। इस तरह आप हीट इंजन का यूज़ हुआ, हीट इंजन से हम लोग देखिए बाइक है, कार है, कितनी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, कितने एक्साइटिंग हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि फिजिक्स बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट्स है। अगर इसको हमने थोड़ा सा भी ध्यान दे के पढ़ा तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल थ्रस्ट्स इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को हम कैसे स्टडी करते हैं। फिजिक्स को स्टडी करने के 2 तरीके हैं, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, हम लोग पूरे कई सारी फिनोमेनास को एक लॉ से प्रूफ करना चाहते हैं। फिजिक्स में हम चाहते हैं कि कम से कम लॉ हो और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर लें। टू अप्लाई मिनिमम लॉज टू एक्सप्लेन
मैक्सिमम फिनोमिनन्स ऑफ नेचर। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग बहुत सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग यही चाहते भी हैं, कम से कम लॉ को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करें। ओके, इसी तरह से दूसरा थ्रस्ट एरिया हमारा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है टू स्टडी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विद इट्स स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज हैं उनको हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। जैसे हमारी ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स एक बड़ी ब्रांच है, तो इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटे छोटे चीज़ों में बांट देते हैं। फिर उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस तरह आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटी छोटी चीज़ों में बांटकर पढ़ना रिडक्शनिज्म है। स्टडी करना, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके स्टडी करना रिडक्शनिज्म, और एक लॉ से बहुत सारे फिनोमिनास को प्रूफ करना, एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेस। ओके, पहला है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे एक दूसरे से लिंक हैं। केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है, एटम न्यूक्लियस से मिलके बना हुआ है, एटम न्यूक्लियस के मिलके बना है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना लगता है पता है आपको, F = K Q1 Q2 अपान R², इतना फोर्स लगता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री में। इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं, उसको निकालते भी हैं, तो वहाँ पर एक्सरे टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ऐसे ही फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी में कैसे रिलेशन है। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को पढ़ने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे कभी कोई किसी की हड्डी टूट गई तो उसके लिए आप लोग एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे कहाँ पर हड्डी टूटी है ये पता कर लेता है। और भी क्रिटिकल इंजरीज़ है, MRI का यूज़ करते हैं। पेट में प्रॉब्लम होती है कभी तो इंडोस्कोपी फिजिक्स की टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर्स टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इस तरह हम देखते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथ। फिजिक्स और मैथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथ, और ऐसा भी हम कहते हैं मैथ इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं। तो मैथ और फिजिक्स एक दूसरे से ही इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू इकोनॉमिक्स। तो फिजिक्स का इकोनॉमिक्स से भी रिलेशन है। कंप्यूटर के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, शेयर मार्केट है, पूरा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, और कंप्यूटर सिलिकॉन चिप पर बेस्ड है, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में
हर चीज़ें लगभग नियरली फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं। तो फिजिक्स अदर साइंसेज से किस तरह रिलेशन में है ये हम लोगों ने देखा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। फिजिक्स हम सोसाइटी को किस तरह प्रभावित कर रहा है। अगर आप अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा हर जगह लगभग फिजिक्स ही फिजिक्स आपको दिखाई पड़ती है। जैसे सबसे पहले तो आप मोबाइल रखते हैं अपने पास, मोबाइल के बिना आजकल तो किसी काम चल नहीं रहा है। मोबाइल फिजिक्स की देन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की देन है। नेक्स्ट और देखिए, जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, इन सब चीज़ों में इंजन का यूज़ है, फिजिक्स की देन है। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन में कंडेंसर लगता है, फिजिक्स की देन है। एसी रिवर्स हीट इंजन है, ये भी फिजिक्स की देन है। तो लगभग जिधर भी आप अपने निगाह को दौड़ाएंगे वहाँ पर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिक्स से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। टेलीफोन है, टेलीफोन का यूज़ हम लोग एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस, दूर अगर आप मैसेज को एक्सचेंज करना चाहते हैं टेलीफोन का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न, कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहीं से भी कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे आप लोग मैच देखते हैं, मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, फिजिक्स की देन है। सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। वेदर फोरकास्टिंग के में भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए सैटेलाइट्स अलग से लॉन्च किया जाता है। लेजर्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का यूज़ तो आजकल हर जगह हो रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं फिजिक्स हमारी सोसाइटी को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स नई नई टेक्नोलॉजी को भी बना रहा है, दे रहा है, जिसके कारण नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो टेलीविज़न, रेडियो में, टेलीविज़न में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ हो रहा है। अभी हम पढ़ भी चुके, हीट इंजन्स, इंडस्ट्री में क्रांति ला दिया हीट इंजन ने, जिधर देखिए उधर इंजन का यूज़ हो रहा है। सिलिकॉन चिप्स, फिजिक्स में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति आ गई। इसी तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बहुत सारी जगहों पर होता है। तो इस तरह हम देखते हैं फिजिक्स का स्कोप हम लोगों ने पढ़ा बहुत ब्रॉड है, माइक्रोस्कोपिक, मेजोस्कोपिक, 3 डोमेन में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस पढ़ा हमने। फिजिक्स लगभग हर तरह के साइंस से रिलेशन में है। फिजिक्स सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है किसी न किसी तरह से, और फिजिक्स नई नई टेक्नोलॉजी को दे रहा है, जिससे हम लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी होती जा रही है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस होगा इन नेचर, इसको नोट कर लीजिए।